नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड से हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया डिस्कस कर रहे हैं और मैं हर एपिसोड में एक चीज़ ज़रूर रिपीट करता हूँ कि भले ही 1947 इंडिपेंडेंस तक का इतिहास या उससे रिलेटेड डिबेट्स वो हमेशा चलते रहेंगे और उनमें हमें हमेशा पार्टिसिपेट भी करना है, अपना कुछ मत भी रखना है अगर if the need is. But one of the most important discussions after all of that is the discussion of the problems we faced, the challenges we faced आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर हम वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे कंट्री के सामने क्या स्ट्रगल्स थे और उन स्ट्रगल्स के लिए किस तरीके की पॉलिसी बनाई गई उस समय के लीडर्स के द्वारा। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ जो दोहराना चाहता हूँ वाइल वी आर listening to these episodes is that in history it is really easy to go back and start talking about counterfactuals। अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर वैसा किया गया होता तो, जो कि एक अच्छा डिस्कशन लगता है कभी कभी, बट अल्टीमेटली हिस्ट्री डजंट चेंज बाय डूइंग दैट एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सिंस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और वो इम्पैक्ट आज हम कैसे झेल रहे हैं। आज क्या ऐसी सिचुएशंस है, क्या ऐसे डिबेट्स हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है हमारे कंट्री में जो हम कंटिन्यूसली फेस करते हैं, वी गेट एक्सपोज टू इट। और इसलिए पहले 3 जो इस सीरीज में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की सीरीज में पहले 3 जो एपिसोड्स थे वो थे ऑन डिस्कसिंग the refugee crisis and the riots and how it impacted the psyche of our country, of our leaders, how it got crystallized in some ways in our constitution. Similarly, accession of princely states, उसमें क्या problems आई और कैसे उन्हें सुलझाया गया, और again like how did it impact us in terms of our policy, the way we are set as a union. थर्ड था एक कॉलोनियल कंट्री को एक इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट करना और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस बात को अकाउंट करता है, क्या है, कहाँ से हमने किन किन कंट्रीज से इंस्पिरेशन ली है, क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस, क्या ऐसे डिबेट्स थे जो उस समय नहीं रिजॉल्व किए गए एंड वर लेफ्ट फॉर द अपकमिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू जनरेशन, वो हमने डिस्कस किया। और फिर हमने डिस्कस किया हाउ डिड वी अकाउंट फॉर द प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ इंडिया, और यहाँ पर हमने स्पेशली लैंग्वेजेस एंड प्रोविंसेस उनको डिस्कस किया एंड हमने ये समझा कि जो कंट्रीज ऐसा नहीं कर पाई उनमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिले इन द कमिंग ईयर्स, राइट। हमने ये डिस्कस किया एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट इन दैट सेम एपिसोड अबाउट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। कैसे हमारी एक कंट्री जो है वो इतनी यूनिक है, जो कहीं से मैच नहीं करती है, तो उस यूनिकनेस को, उस प्लूरलिटी को एड्रेस करने के लिए हमने देखा कि क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में रखे गए और कैसे फिर हमने समझा कि इन प्रावधान को रखने के बावजूद इट डिड नॉट मटेरियलाइज फॉर लार्ज पार्ट ऑन द ग्राउंड, बिकॉज जो कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट है, जो कॉम्प्रहेंसिव स्प्रेड ऑफ एजुकेशन है, वो भी होना बहुत जरूरी है फॉर दिस काइंड ऑफ चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टू ट्रूली रिफ्लेक्ट ऑन ग्राउंड। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे रही और किन बातों के कारण वो पॉलिसी डिसाइड हुई, क्या इम्पैक्ट, क्या इन्फ्लुएंसेस थे, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। देखिए, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि देयर इज दिस ट्रेंड ऑफ गोइंग बैक एंड हेवीली क्रिटिसाइजिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दैट टाइम, हेवीली, मतलब एकदम ऐसा कि बस बर्बाद ही कर दिया, राइट। एंड
honestly, like, it doesn't matter where on the political spectrum you lie. It doesn't actually. किसी भी चीज का इतना हैवी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि हम कंप्लीटली भूल जाए दैट एवरी पॉलिसी इज डिसाइडेड. हर जो एक्शन होता है वो उस समय के हालात को देखकर डिसाइड होता है. एंड इसीलिए पीछे जाकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म रेट्रोस्पेक्टिवली करना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया. हमें हर चीज का दोनों साइड समझना जरूरी है. अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दोनों साइड से देखेंगे तो हमें समझ आएगा, हमें फंडामेंटल रीजन समझ में आएंगे, हमें कॉज एंड इफेक्ट समझ में आएगा, है ना. तो हम इस एपिसोड में भी यही कोशिश करेंगे कि हम दोनों साइड से देखेंगे, क्या अच्छी बातें हुई, क्या लिमिटेशंस रही. और ऐसे ही आज का एपिसोड डिवाइड हुआ है. जब सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट वर द चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, इकोनॉमिक चैलेंजेस, राइट, उस डायरेक्शन में बात करेंगे. दूसरा, वर्ल्ड का पॉलिटिक्स कैसे सेटअप था. तीसरा, नेहरू का इकोनॉमिक मॉडल क्या था, उसके अंडर हम समझेंगे उस इकोनॉमिक मॉडल के इन्फ्लुएंस क्या थे, कहां से इंस्पिरेशन आई, और क्या था वो मॉडल एग्जैक्टली, क्या चीजें थी विच बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट मॉडल. देन हम उसकी स्ट्रेंथ्स को समझेंगे एंड क्या चेंजेस हुए उसके कारण कंट्री में फर्स्ट 15-20 years, and then we will go to the flaws, understanding the limitations and flaws of that model, and that's when we will finish this episode. So सबसे पहले क्या सिचुएशन थी इंटरनली. तो सबसे पहले तो फार्मिंग के क्षेत्र में देयर वाज जस्ट प्लेन इनजस्टिस हैपनिंग, राइट. लाइक फार्मर्स, कॉलोनियल एम्पायर तो जा चुका था बट फार्मर्स वर स्टिल स्ट्रगलिंग विथ जमींदारी एंड जागीरदारी क्लास. तो वो मतलब जोतेदार, जो बेसिकली बुआई कर रहा है, जो खेती कर रहा है व्यक्ति, वो अपनी जमीन का वास्तविक स्वामी या मालिक नहीं है. ये बहुत बड़ा एक लेवल का इनजस्टिस होता है, राइट. क्योंकि जो व्यक्ति मालिक है वो ही डजंट केयर, ही जस्ट केयर्स फॉर हिमसेल्फ. सो वो इन्वेस्ट नहीं करता है, वो टेक्नोलॉजी में तो ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, राइट. सेकेंड, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एट दैट टाइम वाज 1%, है ना. और हम फूड ग्रेन्स के मामले में, खाद्यान्न जिसे कहते हैं, उसके मामले में इंडिपेंडेंट नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे उस समय. फिर हम लोग बहुत बैकवर्ड थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में. और ये बात हमने उस समय करी है जब इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन चल रहा था, जब ब्रिटेन अपने देश में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहा था. बट हमारे यहां को, हमारे देश को जान करके पिछड़ा रखा गया, सो दैट वी बिकम द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड गुड्स. तो यहां पर साइंस, इंग्लिश एजुकेशन लाया गया बट साइंटिफिक थॉट के लिए उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया. तो हम हमेशा उन लोग लाइक वेस्टर्न उसको कॉपी कर रहे थे, है ना. अपना खुद का एक जो इनोवेशन सोच है वो नहीं था. तो हम वहां पर सब में काफी पीछे थी कंट्री, राइट. फिर टैक्सेशन सिस्टम बहुत अनजस्टिफाइड था. 52% लैंड रेवेन्यू, 16% सॉल्ट टैक्स, राइट. तो वो भी फिगर आउट करना था. एंड फाइनली लिटरेसी रेट वॉज 14%, विमेन का 8%. तो ये सारे जो इंटरनल चीजें थी, जैसे कॉलोनियलिज्म के 200-300 साल जो थे, उन्होंने एकदम कंट्री को निचोड़ डाला था. हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारे सिस्टम कंप्लीटली बर्बाद हो चुके थे. एंड दे वर क्रिएटेड, वॉट एवर देयर वॉज क्रिएटेड टू बेनिफिट द कॉलोनियल एम्पायर एज मच एज इट कुड. एंड इस कारण से ये सारे चैलेंजेस कंप्राइज होते हैं. हमें ये चैलेंजेस सुनना और समझना इसलिए जरूरी है, सो दैट वी बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर द इकोनॉमिक पॉलिसी एट दैट टाइम. तो सबसे पहले तो ये चैलेंजेस है. वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे ऑर्गेनाइज थी. कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ रशिया था और उधर रशिया और चाइना की भी लड़ाई शुरू हो गई थी 1955 में. बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया था क्रुश्चेव और माओ जेडोंग में. तो और दूसरी तरफ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड था लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, राइट. और हम नॉन अलाइंड थे. तो हम
ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से हम कुछ ऐसा मॉडल डेवलप करें जो यूएस और रशिया दोनों से थोड़ा थोड़ा अलाइन होता हो, सो दैट वी डोंट गेट, हम उन दो कंट्रीज की लड़ाई में बीच में पिस न जाए, राइट? तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। अब एक बार हमने इंटरनल और वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ा सा हमने समझा है, तो अब हम समझते हैं कि नेहरू का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसकी इंस्पिरेशंस कहां कहां से आई। सबसे पहले तो सोवियत रशिया, मैंने आपको शायद बताया भी था, शायद वन ऑफ द एपिसोड्स हमने डिस्कस किया था कि अराउंड 1926-27 नेहरू विजिटेड रशिया, एंड एट दैट टाइम लाइक स्टालिन सोशलिज्म was showing its flavor in Russia in a way, and वर्ल्ड वॉज अबाउट टू हिट ग्रेट डिप्रेशन इन 1929, तो मंदी आ रही थी ऑलरेडी। तो उस समय बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया नेहरू की सोच पे उस मॉडल का, जिसमें स्टेट कंट्रोल होता है। दूसरा, ग्रेट डिप्रेशन के बाद कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में कीनीशियन इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा प्रिविलेंट हुई, एंड कीनीशियन इकोनॉमिक्स का बेसिकली आइडिया ये होता है कि जब, मतलब जो एडम स्मिथ का आइडिया था लाइसा स्फेयर, कि अरे भाई मार्केट अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, मार्केट में गवर्नमेंट का सिर्फ इतना हस्तक्षेप होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो रेफरी होनी चाहिए, रूल्स अच्छे बनाओ, लॉज अच्छे सेट करो और मार्केट अपने आप चलते रहेगा। बट ग्रेट डिप्रेशन ने इस बात को गड़बड़ा दिया, तो इसलिए फिर कीनीशियन इकोनॉमिक्स में स्टेट का भी कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए अराउंड in markets, and that should not just be at a referee level, but some level of control should be exercised by state for markets to perform well. ये एक important चीज है ना, कि अर्थव्यवस्था like economy should be in the private personal in that state, but जो डिमांड है उसमें स्टेट का कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए, कि डिमांड जनरेशन के लिए स्टेट का। तो ये केनीशियन इकोनॉमिक्स था, तो इसका भी थोड़ा इंपैक्ट था। थर्ड इज आर्थर लुइस मॉडल। देखिए, आर्थर लुइस मॉडल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट अफ्रीकन एंड एशियन इकोनॉमीज, अगेन एट दैट टाइम कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, में एक्सेस लेबर है, इतना एक्सेस लेबर है कि उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हैवी इंडस्ट्रीज को लाना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन अब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर इन दीज कंट्रीज। सो ये आर्थर लुइस के मॉडल का जो आइडिया था, इससे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड रहा नेहरू का मॉडल। एंड फाइनली नेहरूज हिज ओन आइडिया अबाउट सोशलिज्म, राइट। और हमने ये समझा था जब हमने सोशलिज्म मार्क्सिज्म वाला एक एपिसोड जो हमने समझा था, उसमें समझा था कि जो नेहरू का सोशलिज्म था, द आइडिया वाज ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्योंकि गांधी जी तो वर्ग समन्वय की बात करते थे कि भाई क्लास हार्मनी हो जाए, जो भूदान आंदोलन है, जो हम थोड़ा सा बात करेंगे इस एपिसोड में शायद, वो वर्ग समन्वय, क्लास हार्मनी पे बेस्ड था। बट नेहरू भी क्लास स्ट्रगल की बातें करते थे, बट द अप्रोच वाज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, है ना। सिमिलरली ही वाज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सोवियत रशिया की स्टेट कंट्रोल होगा और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ही वॉज फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, बट ही वॉज ऑल्सो फॉर बैलेंसिंग इट विथ फंडामेंटल राइट्स। वही स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट का जो मैंने एक बैलेंस या उसके कारण होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी थी, वही उन नेहरू की सोच भी थी। एंड देन ही वांटेड टू फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन पे फोकस करना वो चाहते थे। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट ऑल, सोवियत रशिया,
स्टेट कंट्रोल वाला मॉडल, किनीशियन इकोनॉमिक्स की स्टेट का कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए डिमांड जनरेट करने के लिए, आर्थर लुइस मॉडल विच इज वेर एवर देयर इज एक्सेस लेबर यू नीड इंडस्ट्री सो दैट द लेबर कैन बी चैनलाइज्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, एंड देन खुद के जो कुछ आइडियाज थे नेहरू के, ये सारे एक इन्फ्लुएंस बने. सो व्हाट वाज द नेहरू मॉडल? सो इट वाज मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. इसको पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. ये पीसी महालनोबिस उस टाइम बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे और उनके मॉडल को भी एक नेहरू मॉडल जो होता है वो कहा जाता है. और इसका मॉडल क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री है, जो आपकी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसमें निजी ही उसको रखा जाए. निजी मतलब पर्सनल एंड प्राइवेट हाथों में ही उसको रखा जाए. सेकेंडरी इंडस्ट्री शुड बी विद इन स्टेट एंड निजी कंट्रोल, स्टेट एंड प्राइवेट कंट्रोल. और सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेसिकली आप कह रहे हो जो आपके हैवी इंडस्ट्री है, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उनकी बात कर रहे हो आप. और जो टर्शरी इंडस्ट्री है उसमें भी स्टेट एंड प्राइवेट दोनों होना चाहिए. टर्शरी मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब आपकी टर्शरी इंडस्ट्री है. तो ये है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कि प्राइमरी में पूरा प्राइवेट कंट्रोल भी रखा तो चलेगा, सेकेंडरी और टर्शरी में स्टेट और प्राइवेट दोनों कंट्रोल होना चाहिए. अब ये मॉडल क्यों रखा गया ऐसा? क्योंकि नेहरू चाहते थे फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण. नेहरू फोकस करना चाहते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे. वो उनका कहना पड़ रहा था कि साइंस से, विज्ञान से गरीबी उन्मूलन होगा. कैसे होगा? कि सोच में बदलाव आएगा और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंप्रूवमेंट होगा. एंड देन ही ऑल्सो फेल्ट कि कंपटीशन विद द स्टेट विल बी गुड, इसलिए हैवी और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में स्टेट और टर्शियरी में भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट. एंड फाइनली हिज थॉट एज वाज ऑल्सो कि इससे यूएस और रशिया दोनों का सपोर्ट मिलने का चांस रहेगा. बेसिकली वेस्टर्न एंड यूएसएसआर दोनों साइड से सपोर्ट मिलने का चांस रहेगा. राइट? तो इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए? सबसे पहले कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई, है ना. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स, पावर प्लांट्स, डैम्स, इनका निर्माण किया गया. बचत को प्रोत्साहन दिया गया, बहुत ज्यादा सेविंग को एनकरेज किया गया और दो तरीके से किया गया. एक तो इंपोर्ट बैरियर लगाए गए बहुत सारे ऑन द फॉरेन गुड्स, टैक्सेस लेवी की गए. तो उसके कारण क्या हुआ कि आपके फॉरेन गुड्स आ ही नहीं पा रहे. तो फॉरेन गुड्स जब नहीं आएंगे तो मार्केट में वैसे ही चॉइस कम होगा. चॉइस कम होगा तो आप वैसे ही, मतलब अलग अलग चॉइसेस के कारण क्या है, अलग अलग चॉइसेस के कारण आप स्पेंडिंग इंक्रीज होती है ना, कि हर किसी के लिए कस्टमाइज्ड कुछ मिल रहा है. अब नहीं है तो उससे थोड़ी स्पेंडिंग वैसे ही कम होगी. दूसरा, बहुत ज्यादा फिस्कल कंट्रोल लगाए गए. जैसे कैश रिजर्व रेशो विथ आरबीआई वाज बिटवीन 3 to 15% फॉर बैंक, है ना. और जो आपके पास जो लिक्विडिटी रेशो होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट 40% तक लगाया गया, है ना. तो ये दोनों के कारण जो बचत है उसको, सेविंग्स को प्रोत्साहन दिया गया. थर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. वापस से रिवाइज कर लेते हैं. कैपिटल इंटेंसिव और हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना, दूसरा बचत को प्रोत्साहन, तीसरा स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग, गृह और कुटीर उद्योग पर फोकस टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. एंड देन 1951 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई. और ये पॉलिसी लाने का उद्देश्य ये था कि किसी भी एक
समूह के पास या एक ग्रुप के पास सब सारी कंसंट्रेशन ना हो जाए, और इसलिए लाइसेंसिंग उस हिसाब से की जाएगी। तो ये तो कुछ 4 क्लॉजेज हो गए, करेक्ट। कैपिटल इंटेंसिव एंड हैवी इंडस्ट्री, उसमें लाइसेंसिंग करी गई, बचत को प्रोत्साहन दिया गया, और स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, फार्मिंग रिफॉर्म्स करे गए, और फार्मिंग में ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस करा गया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पे कम। मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब जमींदारी उन्मूलन, रैयतों की सुरक्षा, लैंड सीलिंग और भूमि चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है, जैसे क्या होता था कि ईयर्स ऑन ईयर्स के बाद एक फार्मर की कोई बड़ी सी जमीन है, उसमें बीच बीच में डिवीजन हो गए हैं, तो वो जमीन जब एक कंसोलिडेट हो जाएगी चकबंदी के माध्यम से, तो फार्मर को फायदा होगा। तो ये भूमि चकबंदी थी। और निजी प्रयासों के थ्रू, एक तो जमींदारी उन्मूलन इंस्टीट्यूशनल हो गया, निजी प्रयासों के थ्रू जो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था, उसके थ्रू बहुत सारे जमींदारों ने अपनी भूमि को दान किया। तो ये भी एक निजी प्रयास था, है ना। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम वापस से फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, आपको अगर ब्रॉडली भी याद रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या थे पॉलिसी के क्लॉज? कैपिटल एंड इंटेंसिव एंड हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी उसके अंदर, बचत को प्रोत्साहन, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एंड देन फार्मिंग रिफॉर्म्स करे गए विच वर मोर इंस्टीट्यूशनल एंड लेस टेक्नोलॉजिकल, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया। एंड कहते हैं नेहरू जी वॉज वेरी क्लोज टू होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा एंड ए विश्वेश्वरैया, right? And because of that, he took a numerous step towards taking India forward on science and technology path. तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया 1948 में, बार्क की स्थापना करी 1954 में, थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र जो है लॉन्च सेंटर, उसकी स्थापना हुई 1963 में, फिर 5 IITs के फाउंडेशन रखे गए, और ऐसे ही करते करते कुछ 17 से 18 इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करी इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन द कंट्री। फिर कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था इस पॉलिसी का, उसमें बोकारो और भिलाई प्लांट का स्टील प्लांट बनाए गए विथ रशियाज हेल्प, दुर्गापुर बनाया गया विथ ब्रिटेन्स हेल्प, राउरकेला विथ जर्मनीज हेल्प, भाखरा नंगल डैम जो है, and the aim was to not just generate electricity but help in forestation, pisciculture and flood prevention. तो ये जब हम सब देख रहे हैं तो ये सारी अच्छी चीजें हुई उस प्लान की। क्या क्या था प्लान में? 5 चीजें हमने डिस्कस करी, कैपिटल एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सेविंग को एनकरेजमेंट, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग रिफॉर्म्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फिर हमने देखा कुछ स्टील प्लांट्स, कुछ डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, ये सब जल्दी हमने सुना। सो फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान, मतलब पहले 3 पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वाज अराउंड 7.1%, क्योंकि वो इंपैक्ट दिखेगा अब, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज अराउंड 3.1%, है ना। तो जिस तरीके से प्लान बनाया गया और आगे बढ़ाया गया, दिख भी रहा है कुछ कि हाँ हुआ। अब लिमिटेशंस क्या थे? तो लिमिटेशन सबसे बड़ा ये था कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हायर एजुकेशन पे तो ध्यान दिया, IITs बनाए, IIMs की नींव रखी, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो अब हुआ ये कि जब लोग ऐसे बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर निकले,
तो बाहर उन्हें कोई ऐसा मौका या डेवलपमेंट नहीं होते हुए दिखा, क्योंकि स्किल्ड लेबर था नहीं मार्केट में। आपने प्राइमरी एजुकेशन पे जब ध्यान नहीं दिया है तो बहुत बड़ा part of the country are not people from IITs and IIMs and top institutes, right? The larger part of the country is actually not very educated, actually not very skilled. तो वहां से एक ब्रेन ड्रेन जो हम कहते हैं, क्योंकि मौका बाहर दिखा लोगों को, तो वो लोग बाहर जाने लग गए। तो वो वहां से एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हुआ कि हमने प्राइमरी एजुकेशन में नहीं ध्यान दिया गया उस समय इकोनॉमिक पॉलिसी में। दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव और हेवी इंडस्ट्रीज तो बनी, बट दे डिड नॉट गिव राइज टू सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? कैपिटल और हेवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उससे जो दूसरी मशीन्स बनती है, जो और दूसरी इंडस्ट्री, जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग है फॉर एग्जांपल, राइट, या कोई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें लगने वाली मशीन्स अब इन इंडस्ट्री से आ रही है, तो वो एक सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बनती हैं, वो नहीं हो पाया। बहुत सारा कैपिटल सिर्फ कैपिटल और हैवी इंडस्ट्रीज में, कैपिटल इंटेंसिव और हैवी इंडस्ट्री लगाने में गया, और इसमें लाइसेंस राज के कारण भी बहुत नुकसान हुआ। लाइसेंस राज, ये जो वर्ड है, ये वो पूरी लाइसेंसिंग पॉलिसी से ही निकल के आता है कि जो गवर्नमेंट के निकट थे उनको लाइसेंस मिल रहा है, जो नहीं थे उनको नहीं मिल रहा है। एंड ब्रिटिश राज के इन पैरेलल एक लाइसेंस राज नाम का मॉनिकर इसके लिए बन गया। तीसरा, एग्रीकल्चर जो होता है, ये हमने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम, जब ब्रिटिश पॉलिसी की बातें कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि कैसे हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर खराब कर दिया, जिसके कारण जो बैकबोन होती है आपकी इंडस्ट्री की वो ही गड़बड़ा गई, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका एग्रीकल्चर सरप्लस है वो आप यूज कर सकते हो टू बिल्ड इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल्सो जनरेट्स अ मार्केट। वो दोनों ही जगह पर गड़बड़ हुई, और इस कारण से हमारे ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपैक्ट आया। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय इंडिया में, और जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसमें खूब करप्शन हो गया, खूब करप्शन। और उस कारण से बना तो दी गई कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अरे पर इनमें काम करने वाले जब आप स्किल्ड लेबर ही नहीं जनरेट कर रहे हो तो आप बिल्डिंगें बना के क्या करोगे, है ना। तो पेपर पे बन गई और एक्चुअली कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। फिर प्रोटेक्टेड मार्केट्स था, जैसे मैंने कहा, मार्केट्स में प्रोटेक्ट कर दिया था, बाहर का इंपोर्ट नहीं है तो कंपटीशन नहीं है, और जब कंपटीशन नहीं होती है तो आपका गुड इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा, इंफीरियर बनते जाएगा। तो वो भी एक नुकसान हुआ। एंड देन फाइनली ये जो पीएसयूज थे आपके, जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत ज्यादा नुकसान में जाने लग गए। और जब वो नुकसान में गए तो उनके नुकसान की भरपाई फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज करके करी गई, और फिर सिचुएशन ये आ गई कि वो करना ही संभव नहीं था। कैश क्रंच हो गया ओवरऑल गवर्नमेंट के पास, है ना। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये प्लान जो था इसको बहुत फ्लॉड कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा, और इन्हीं लिमिटेशंस के कारण नहीं रहा। फिर जो आपका भूमि सुधार कार्यक्रम था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन फार्मिंग, उसमें भी बहुत गड़बड़ी हुई। कैसे? क्या जमींदारी उन्मूलन तो कर दिया गया, बट जमींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, खुद की निजी संपत्ति, और वो निजी संपत्ति पे आपने कहा कि हम लैंड सीलिंग लगाएंगे। तो अब लैंड सीलिंग लगाने में क्या गड़बड़ी हुई? वो लैंड सीलिंग मतलब किस लैंड पे सीलिंग लगेगी वो निर्धारित करना ही बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्या, कैसे मुश्किल हो गया? क्योंकि कंफ्यूजन किए गए जाते रहे कि अरे ये किसके नाम पे है ये लैंड, यही पता नहीं है किसके नाम पे कितनी। परिवार, बेसिकली ये था कि परिवार की लैंड की जगह पर्सनल लैंड पे सीलिंग लगाई गई। अबे पर्सनल मतलब कि किसके नाम पे है वो लैंड, वही
असर्टन करना बहुत मुश्किल हो गया। जो लिमिट थी सीलिंग की वो भी बहुत ऊंची लगाई गई, है ना। और जब फाइनली इम्प्लीमेंट भी जो हुआ वो बहुत डिले हुआ इम्प्लीमेंटेशन में, तब तक लोग अपनी लैंड किसी और को ट्रांसफर कर चुके थे, किसी और के नाम कर चुके। तो ये सारी चीजें जो हुई उसके कारण जो लैंड सीलिंग थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अच्छा, विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन था वो अगर सफल हो जाता तो वो बहुत ही दुनिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाता, पर सफल हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने तेलंगाना से इसकी शुरुआत इसलिए करी क्योंकि तब तक तेलंगाना में नक्सल मूवमेंट शुरू हो गया था और उसको थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट करने के लिए यहां वहां पे इसकी शुरुआत हुई। और दूसरी बात यह है कि जमींदार अपनी जमीन देने के दे तो दे रहे थे उसको, बट उनका एक लक्ष्य यह भी था कि जो किसान ये गांव छोड़ के शहर जाएगा वो अब गांव में ही रह जाएगा, सो देयर विल बी अ लेबर अवेलेबिलिटी इन द विलेजेस। तो वो भी एक बात समझनी बहुत जरूरी है। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो लैंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे उनमें भी कुछ इतना खास फायदा हुआ नहीं। सो ये जो थे ये 6 लिमिटेशंस हमने देखे, हमने 5 डायरेक्शन देखे जिनमें यह इंप्लीमेंट हुआ और उसके एग्जाम्पल्स देखे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, बट हमने यह लिमिटेशंस भी देखी। बस अब मैं खत्म करना चाहूंगा। आई नो आज का एपिसोड लंबा होने ही वाला था क्योंकि ये काफी कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक है ना। इकोनॉमिक पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बहुत डिबेटेड एंड डिस्कस टॉपिक थे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा बार बार रिपीट भी करूं इस एपिसोड में, सो दैट पीपल वी ऑल अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन। मैं समाप्त करने से पहले, एंड करने से पहले एक बॉम्बे प्लान ऑफ 1944 डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि बेसिकली द डॉक्यूमेंट नेम इज अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो बहुत टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, आरदेशिर दलाल, रामनाथ गोयनका, जॉन मथाई, इन सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करके एक प्लान बनाया था। और उस प्लान में कहा गया था कि हम एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर पे फोकस करें, इन एडिशन टू फोकस ऑन द हैवी एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ये किया गया था, बट कहते हैं नेहरू जी ने ये प्लान पे ज्यादा अमल नहीं किया बिकॉज ही फियर्ड दैट ही वुड बी सीन एज बीइंग क्लोज टू इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। तो उस कारण से इस प्लान पे अमल नहीं किया गया। इस प्लान के कुछ पार्ट पे अमल किया गया, वेयर जो लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट कंट्रोल, उस पे अमल किया गया। हैवी इंडस्ट्री और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री वाले पार्ट पे अमल किया गया, बट एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इरिगेशन, इन बात पे ध्यान नहीं दिया गया, नहीं लाया गया। और वही हमने लिमिटेशन में भी देखा था। तो चलिए आज का एपिसोड वैसे थोड़ा सा लंबा हो गया है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई थिंक our next episode will be probably the final episode in the Modern India series, and we will talk about our foreign policy in that episode. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, जय हिंद।